नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल P4 पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं HDFC लिमिटेड के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को भी जानेंगे और साथ ही साथ कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं HDFC लिमिटेड का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1810 रुपीज़, जो कि है 3.55% नीचे। अगर बात करें इसके 52 वीक लो के बारे में तो वो है 1473 के आसपास का लेवल, जिससे इसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। लेकिन अपने 52 वीक हाई 2499 से अभी भी अच्छा खासा हमें नीचे ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें यहाँ पर वैल्यूएशन के बारे में तो आप देख पाएंगे कि मार्केट कैप है 3,13,000 करोड़ के आसपास। छोटी मोटी कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है। पी रेशियो 17.68 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 14.58 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 3.64। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो वो है 1.16%। डिलीवरेबल्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 60.7% की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी यहाँ पर दिखाई देती है। तो अब चलते हैं, देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो हम देखने वाले हैं HDFC लिमिटेड के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में दिए गए हैं। टोटल इनकम की बात करें तो वो 13,000 करोड़ के आसपास बनकर आती है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ऊपर दिखाई दी है और साथ ही साथ पिछले साल के मुकाबले भी हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट है 3051 करोड़ के आसपास का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो धमाकेदार इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है। 4-4.5% की गिरावट हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली है। आपको पता ही होगा क्वार्टर वन जो समय था काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, चैलेंजिंग था। लॉकडाउन देखने को मिला, मॉरेटोरियम देखने को मिला, उसके बावजूद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे धमाकेदार इंप्रूवमेंट है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा गिरावट भी नहीं देखने को मिली है। लेकिन सिर्फ इसी नंबर को जानकर ज़्यादा उत्सुकता हमें नहीं दिखानी चाहिए, इसके पीछे का रीज़न भी जानना चाहिए। वो रीज़न है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च के क्वार्टर में सिर्फ 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा गया था, जो कि बढ़कर 1241 करोड़ हो चुका है और इसी वजह से हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो जून 2019 के क्वार्टर में भी 1900 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिला था। 1241 करोड़ का जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, क्यों वो इसीलिए मिला है क्योंकि HDFC लिमिटेड ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के 2 करोड़ 60 लाख इक्विटी शेयर्स बेचे हैं और उसी वजह से यहाँ पर हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिला है। अगर बात करें यहाँ पर ओवरऑल लेंडिंग ऑपरेशंस के बारे में तो जो एवरेज साइज ऑफ इंडिविजुअल लोन्स है वो 24.6 लाख है, जो कि थोड़ा सा हमें नीचे दिखाई दिया है क्योंकि जो टीयर 1 की सिटीज़ थी सारी की सारी लॉकडाउन के अंतर्गत आ गई थी, इसी वजह से हमें यहाँ पर थोड़ा सा लोअर एवरेज देखने को मिला है। अगर बात करें इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के बारे में तो वो है 5,31,555 करोड़ के आसपास, जो कि था 4,75,933 करोड़ पिछले साल यानी कि जून 2019 के क्वार्टर में। अगर बात करें इंडिविजुअल लोन्स के बारे में तो जो पूरा एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें से 74% इंडिविजुअल लोन्स है, जो कि एक अच्छी बात है। और AUM के बेसिस यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पे इंडिविजुअल लोन बुक में हमें 11% की ग्रोथ देखने को मिली है, नॉन इंडिविजुअल लोन बुक में हमें 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर बात करें टोटल लोन बुक के बारे में तो वहां पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है 12% के आसपास की। अगर बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट NPAs और प्रोविजनिंग के बारे में तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस क्वार्टर में 8,631 करोड़ का हमें प्रोविजनिंग देखने को मिला है, जो कि कम हो गया है 8,908 करोड़ से। पिछले क्वार्टर में इतना हमें देखने को मिला था। परसेंटेज की बात करें तो पूरे लोन पोर्टफोलियो में 1.87% का ही हमें प्रोविजनिंग देखने को मिला है, जो कि 1.99% से कम हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर बात करें इसके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के बारे में इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के 0.92% है, जबकि नॉन इंडिविजुअल पोर्टफोलियो में यही नंबर है 4.1% के आसपास का। और पूरा जो प्रोविजनिंग किया गया है क्वार्टर वन में वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिखाई दिया है, 12,285 करोड़ के आसपास का प्रोविजनिंग इस क्वार्टर में किया गया है।
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को जानना भी बहुत ज़रूरी है। एज पर रेगुलेटरी नॉर्म्स मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की वो है 14%, जबकि एचडीएफसी की है 17.3%। और टीयर 1 कैपिटल की जो रेगुलेटरी नॉर्म्स के हिसाब से मिनिमम है वो है 10%, जबकि एचडीएफसी की है 16.2%। तो यहाँ पर इनफ कैपिटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एडिक्वेट कैपिटल यहाँ पर दिखाई देता है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1500 का लेवल एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दिया था जब मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिली थी, और उसके बाद रिकवरी भी अच्छी खासी हमें देखने को मिली है। 1800 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सारे मूविंग एवरेज के नीचे फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 20 डेज का हो या 200 डेज का। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 65.06। यहाँ पर हमें न्यूट्रल टू स्ट्रॉन्ग कंडीशन ही दिखाई दे रही है। अगर बात करें आरएसआई के बारे में तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 46.32 के आसपास। आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें जो थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है। वैसे काफ़ी दिनों से आरएसआई एक ही लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन न्यूट्रल टू वीक कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में काफ़ी कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पर हमें बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिला ज़रूर है, लेकिन काफ़ी दिनों पहले भी ऐसे ही क्रॉसओवर्स चेंज होते हुए नजर आते हैं, लेकिन कौन सा भी क्रॉसओवर ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है और वापस हमें यहाँ पर कन्फ्यूजन की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और लोअर बैंड के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। लोअर बैंड है 1769 का लेवल, अपर बैंड है 1939 का लेवल, जो मीडियन है वो है 1854 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1776 का लेवल। अगर बात करें रेजिस्टेंस के बारे में तो वो है 1852 का लेवल, जिसके नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपर और एक रेजिस्टेंस है जो है 1949 के आसपास का लेवल। आप देख पाएंगे उसी लेवल के आसपास स्टॉक ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया और वापस स्टॉक में गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। अगर बात करें यहाँ पर सपोर्ट्स के बारे में तो 1679 का सपोर्ट बनकर आता है, उससे भी नीचे जाए तो 1603 का लेवल भी एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। अब बात कर लेते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट इसमें बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स बना कर दिए हैं। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, कभी भी डीप करेक्शन भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब भी करेक्शन देखने को मिलता है तो 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई भी दिखाई देती है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो चुकी थी, मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिली और 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है। अब बात कर लेते हैं पोजीशंस के बारे में। अगर आपने बहुत ही ज़्यादा ऊपर पोजीशन बना कर रखी है, आप अभी डीप लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। अगर आपने नीचे पोजीशन बना कर रखी है, आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो नो डाउट इसमें कंटिन्यू होल्डिंग करना चाहिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक लेवल मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि 1900 के आसपास का लेवल। इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है और वापस हमें स्टॉक नीचे आता हुआ भी नजर आ रहा है। तो इस रेजिस्टेंस के लेवल को आप में ध्यान में रखना चाहिए और साथ ही साथ इसी लेवल के आसपास हमें इसका 200 डेज का ईएमए भी बनकर आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में। तो काफ़ी समय पहले ही मैंने 1500 के आसपास ही इसमें फ्रेश बाय रेकमेंड किया था, जब पहले भी इसने 1500 के आसपास सपोर्ट लिया था। इसीलिए मैंने कहा था कि इसके लिए 1500 का लेवल अच्छा सपोर्ट हो सकता है और आप देख सकते हैं उसके बाद अच्छे रिटर्न्स भी हमें देखने को मिले। लेकिन अगर आपने वहाँ पर बाइंग नहीं की है और आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, तो मेरा मानना है कि ये जो लेवल मैं मार्क करके बता रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए, जो कि है 1700 से करके 1750 के आसपास का लेवल, क्योंकि स्टॉक ने पहले भी वहां पर सपोर्ट लिया है। लोअर बैंड भी उसी के आसपास हमें बनकर आता है। आप देख पाएंगे स्टॉक ने पहले भी 1700 के आसपास सपोर्ट लिया, 1750 के आसपास सपोर्ट लिया, तो इस लेवल के आसपास बाइंग के बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, फिलहाल आप वेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लेवल्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि 1600 के आसपास के लेवल, क्योंकि हमें पिवट पॉइंट्स का जो दूसरा सपोर्ट बनकर आता था वो भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता था। तो अगर आपको 1600 के आसपास कहीं पर भी स्टॉक दिखाई देता है तो यहाँ पर भी इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा जा सकता है। तो जैसे कि हमने देखा रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, प्रॉफिट में हमें बड़े ही ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो धमाकेदार इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन ये भी हमें याद में रखना चाहिए कि वो जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वो किसी अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की वजह से नहीं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की वजह से देखने को मिला है। तो इन कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है जब भी आप एचडीएफसी लिमिटेड में काम करें।
तो लेवल्स और टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।